Hello everyone, my name is Kiran. Currently, I am serving as a primary teacher at केंद्रीय विद्यालय। इस वीडियो में मैं आज आप सबके साथ अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो जैसा कि अभी केवी का एग्ज़ाम हुआ है, आप सभी रिज़ल्ट आने का वेट कर रहे हैं ताकि आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकें। पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रिपरेशन करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद वो इतना टाइम नहीं देते कि आप इतना वास्ट प्राइमरी का पूरा सिलेबस अच्छे से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकें। तो प्रिपरेशन शुरू करने से पहले हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसा कि उस टाइम मेरे दिमाग में भी चल रहे थे। एज ए फर्स्ट जनरेशन लर्नर मुझे था कि क्या मुझे कोचिंग लेनी है या मैं सेल्फ से करूँ तैयारी, और क्या मुझे अब इंग्लिश सीखने पे फोकस करना है पूरा पूरा, क्योंकि मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है। तो क्या मेरा नहीं हो पाएगा, या फिर कौन सी बुक से प्रिपरेशन करनी है। अगर ऐसे ही बहुत सारे सवाल, मुझे पता है आप सबके मन में भी होंगे, क्योंकि मेरे टाइम पे भी थे। हर एक छोटी छोटी चीज़ का भी उस टाइम डाउट होता है कि क्या करें क्या नहीं करें। तो अगर आपको ऐसा कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। और मैंने कैसे प्रिपरेशन की उसकी बात भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो मेरा इंटरव्यू 7 नवंबर का था और चंडीगढ़ में था। तो जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उससे एक दिन पहले हम चंडीगढ़ पहुँच गए थे सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। जिस दिन रिजल्ट आता है उसी दिन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी आती है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और कितने सेट लेकर जाने हैं, और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने होते हैं। तो और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है, हम अक्सर ऐसा गलती करते हैं कि जल्दबाजी में कल हमारा इंटरव्यू है तो हम बिना कुछ खाए चले जाते हैं। आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका इंटरव्यू स्टार्टिंग में ही हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका इंटरव्यू नहीं हुआ स्टार्टिंग में, आप 5 बजे तक वेट कर रहे हैं और आपने अगर कुछ नहीं खाया है, तो ऑटोमेटिकली आप बहुत वीक फील करेंगे और अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको कुछ जूस या फ्रूट्स वगैरह खाकर जाना है, या लेकर भी जा सकते हैं आप। तो जैसे ही एंट्री होती है स्कूल के अंदर, चंडीगढ़ का एक स्कूल था जो कि बहुत ज़्यादा ही सुंदर था, मुझे बहुत अच्छा लगा वो स्कूल। और एंट्री होने के बाद रूम्स डिवाइड होते हैं। रूम्स में कैंडिडेट अलग अलग 20 आई थिंक कैंडिडेट्स गए थे। अब जो इंटरव्यू पैनल जहाँ बैठा होता है वो चैम्बर अलग होता है, और हमारा वेरिफिकेशन जहाँ होता है डॉक्यूमेंट्स का, वो रूम अलग होता है। तो सबसे पहले हमारी एंट्री होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले रूम में। तो वहाँ मैं बैठी थी और उन्होंने सीक्वेंस वाइज सबको बुलाया और डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए। उसके बाद दो दो स्टूडेंट्स या दो दो कैंडिडेट जाते हैं चैम्बर की तरफ। एक कैंडिडेट का जब अंदर इंटरव्यू हो रहा होता है तो दूसरा बाहर वेट करता है। अब लकीली मेरा जो इंटरव्यू था वो थर्ड था, यानी मुझसे पहले दो कैंडिडेट थे और थर्ड नंबर मेरा ही था। तो मैं बाहर वेट कर रही थी, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं बाहर वेट कर रही थी। अब उसके बाद जब मेरी एंट्री हुई, मैंने पूछा मे कम इन सर। तो मैंने देखा अंदर पैनल में 4 मेंबर बैठे हुए थे, 2 फीमेल टीचर और 2 मेल। जैसा हम अक्सर वीडियोस देखते हैं और सुनते हैं कि उनमें से एक जो मेंबर है वो हमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। तो मेरे टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था, 3 ही मेंबर्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, एक ने सिर्फ मुझे आई थिंक ऑब्जर्व किया था। तो जैसी ही एंट्री होती है, मैं तो अपना, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन हमसे पूछा जाएगा। तो एज़ यूजुअल उन्होंने मुझसे मेरा इंट्रो पूछा, लेकिन अब हम अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा और बहुत लंबा प्रिपेयर करते हैं। तो अच्छी बात है, वो करना है, लेकिन उन्होंने मुझसे बोला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन 1 मिनट। अब 1 मिनट में तो मैं बहुत सारी कहानियाँ नहीं सुना सकती हूँ। तो मैंने ऐसे ही किया। मैंने क्या किया, मैंने अपना नाम बताया, अपनी क्वालिफ़िकेशन बताई। क्वालिफ़िकेशन में भी मैंने सिर्फ 12th के बाद डीएलएड किया है, ग्रेजुएशन भी नहीं हुई थी उस टाइम मेरी। उसके बाद मैंने अपनी एक हॉबी बताई, सिर्फ इतना मेरा इंट्रो था। इसके बाद उन्होंने इंट्रो पे मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा हो। वो कभी कभी आपका पूरा इंटरव्यू आपके इंट्रोडक्शन पे भी बेस्ड हो सकता है, डिपेंड अपॉन योर क्वालिफिकेशन और डिपेंड अपॉन योर इंट्रोडक्शन।
उसके बाद एक टीचर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा उनमें से। उन्होंने बोला कि मैम, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे ना प्रोनाउंसिएशन में बहुत गलती करते हैं। मतलब हम उन्हें सिखाते कुछ है और वो बोलते कुछ है। तो इसमें किसकी गलती है? क्या इसमें बच्चों की गलती है? तो इसका जवाब तो आप सभी को पता होगा कि हम बच्चे को कभी भी गलत नहीं बोलते हैं। तो सेम मैंने भी बोला नहीं, इसमें बच्चों की गलती नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तो क्या इसमें टीचर की गलती है? तो अब हम टीचर हैं, हम इतना प्रिपरेशन करके, इतना पढ़कर एक अच्छा एग्ज़ाम, ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम क्वालिफाई करके गए हैं। तो मैंने ऐसा नहीं कहा कि इसमें टीचर की गलती है, मैंने कहा कम्युनिकेशन गैप हो सकता है मैम। तो फिर मैम ने मुझसे पूछा, तो फिर आप इसे ठीक कैसे करेंगी? आपने देखा कि बच्चे प्रोनाउंसिएशन में बहुत गलती कर रहे हैं, तो अब आप इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगी? तो मैंने कहा मैम, मैं उनके LSRW पे वर्क करूँगी। सबसे पहले लिसनिंग की एक्टिविटीज़ कराऊँगी बहुत सारी, इसके बाद स्पीकिंग की, और मैं खुद वो वर्ड अच्छे से उसका उच्चारण करूँगी ताकि बच्चे उसे अच्छे से सुनकर, समझकर सीख पाएँ, और उनकी स्पेलिंग्स पे वर्क करूँगी। अब उन्होंने मुझसे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, तो ठीक है, आप उन्हें मात्राएँ कैसे सिखाएँगी? तो मैंने कहा मैम, मात्राएँ सिखाने के लिए मैं TLMs का यूज़ कर सकती हूँ। उससे पहले मैं उनको उनके नाम से ही कनेक्ट करूँगी। मात्राओं का जो परिचय देना होगा मैं उनके नाम से दूँगी, क्योंकि हर स्टूडेंट के नाम में कोई ना कोई मात्रा ज़रूर होती है। ठीक है? अब यहाँ से एक चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये बतानी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्लास में कोई बच्चा है तो उसको हिंदी में कितना पढ़ना आना चाहिए। क्या उसको एक सेंटेंस पढ़ना आ जाना चाहिए? अगर वो मैथ्स में, तो क्या उसे 9 तक काउंटिंग आनी चाहिए या 99 तक काउंटिंग आनी चाहिए? इसका मतलब ये है कि आपको FLN के गोल्स पता होने चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आपको नहीं पता, उन्होंने पूछा कुछ कि मैथ्स में सेकंड क्लास के बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट करती है, कितने नंबर्स उसको आने चाहिए समझ और पढ़ना? आपने बोला 1000, और मान लीजिए 1000 नहीं है, क्योंकि वो KV के ही टीचर है तो उन्हें तो पता होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको FLN का एटलीस्ट ये पता करके जाना है कि हम बच्चे से कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि फर्स्ट क्लास का बच्चा जब सेशन एंड हो जाएगा तो वो लैंग्वेज में इतना अचीव कर लेगा और मैथ्स में इतना अचीव कर लेगा। ठीक है? इसके लिए अगर आप बोलेंगे तो मैं वीडियो भी ज़रूर बना दूंगी, मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इतना होने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, एक सर बैठे थे, उन्होंने मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि मैम, दीक्षा जानती हैं आप? तो मैंने बोला जी सर। उन्होंने बोला उसकी फुल फॉर्म बताइए। तो वो मैंने बता दी थी। और इसके लिए दीक्षा के अलावा भी और भी बहुत सारे पोर्टल होते हैं जिसकी फुल फॉर्म मैंने अच्छे से प्रिपेयर की थी, और अगर आप बोलेंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। जैसे दीक्षा है, समागम है, और इसके बाद जादुई पिटारा था एक, इसके अलावा निपुण है, FLN है, ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से तैयार किया था। दीक्षा के बाद उन्होंने मुझसे कहा, अब नेक्स्ट अगले सर ने मुझसे कहा कि मैम, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगी? तो मैंने कहा सर, मैं चारों सब्जेक्ट के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हिंदी? मैंने कहा जी सर। उन्होंने कहा इंग्लिश? जी सर। उन्होंने कहा मैथ्स? हाँ जी सर। उन्होंने कहा EVS? मैंने कहा जी सर। तो चारों सब्जेक्ट में मैंने हाँ बोला। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है मैम, आप EVS पढ़ाइए। मैंने कहा ओके सर। तो उन्होंने कहा कि आप कौन सी थीम पढ़ाएंगी? तो मैंने कहा वाटर। अब यहाँ से वो ये चेक करना चाह रहे थे कि आपको थीम्स पता है या नहीं पता है। ठीक है? अब EVS के अलावा भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, EVS का नाम अब EVS नहीं है, EVS को अब बोलते हैं TWAU, जिसका फुल फॉर्म होता है द वर्ल्ड अराउंड अस। और टेक्स्ट बुक भी चेंज हो गई है, उनका नाम अलग है। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि EVS को अब EVS नहीं बोलते, EVS को अब द वर्ल्ड अराउंड अस बोलते हैं। ओके? शॉर्ट में आप इसको त्वाओ बोल सकते हैं। ठीक है? अब आते हैं बैक मेरे इंटरव्यू के एक्सपीरियंस पे। इसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने मुझसे कहा कि आप वाटर में क्या पढ़ाएंगी? मैंने कहा सर, यूजेस ऑफ वाटर। उन्होंने कहा नहीं, आप पढ़ाइए वाटर साइकिल। तो अब मेरे दिमाग में एक, मैंने जितनी वीडियोस देखी थी उनमें मैंने ऐसा देखा कि वाटर साइकिल और फोटोसिंथेसिस प्राइमरी में एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं की जाती है, तो वो इसका डेमो नहीं देंगे। तो मेरे को लगा कि नहीं देंगे, तो मैंने इतना अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया था। बट हालांकि मैंने
इतना किया था कि अगर मुझसे बोला जाए तो मैं ब्लैंक ना खड़ी हो जाऊँ, मैं कुछ तो प्रेजेंट करूँ। तो मैंने दोनों टॉपिक के लिए, वाटर साइकिल के लिए मैंने एक कविता याद की थी इंट्रोडक्शन के लिए, और फोटोसिंथेसिस के लिए मैंने एक स्टोरी वो की थी, फ्रेम की थी। तो सेम वाटर साइकिल के लिए मैंने जो कविता प्रिपेयर की थी वो मैंने इंट्रो में सुनाई। मैंने शुरू कर दिया ऐसे, हेलो बच्चों, हाउ आर यू, आपका दिन कैसा था आज, ऐसे थोड़ा सा इंट्रो दे के कविता शुरू की। अब यहाँ पे एक चीज़ और, कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, तो हिंदी मीडियम में मोटरसाइकिल का जो नाम होते हैं वो अलग होते हैं, वाष्पीकरण, संघनन, ऐसे अलग अलग वर्ड्स होते हैं, टर्म्स अलग होती है, इंग्लिश में अलग होती हैं। पर क्योंकि मैं ट्यूशन भी पढ़ाती थी तो मुझे इंग्लिश के वर्ड्स, इंग्लिश के टर्म्स आते हैं, जिसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हैं तो इसका आपको केवी के इंटरव्यू में एक पॉजिटिव आस्पेक्ट देखने को मिलेगा। पर ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहती कि जो नहीं पढ़ाते उनको कोई दिक्कत होने वाली है, ऐसा नहीं है। बस बात यह है कि आपको टाइम कितना मिलता है तैयारी का। अगर आपको इनफ टाइम मिला है तो आप प्रिपेयर कर लेंगे बिना ट्यूशन पढ़ाए भी, बट आपको टाइम नहीं मिला तो अगर आप पढ़ाते होंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में होंगी। ठीक है, अब मैंने शुरू किया, शुरू करने के बाद मैंने इंट्रो दिया, पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद बोला, सर ने बोला कि मैम आपने ड्रॉ करके दिखाई है वाटर साइकिल। तो अब ऐसा नहीं, वो आपकी ड्राइंग स्किल्स चेक करना चाह रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं कि आप जो है वो सिर्फ, हम जैसे कि पढ़ते हैं कि अगर हम सिर्फ बोल कर बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों को उतना अच्छे से समझ नहीं आता। जब तक बच्चा कोई चीज़ देखता नहीं है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी नहीं करता, तो वो उस चीज़ को अच्छे से लर्न नहीं कर पाता है। तो उन्होंने मुझसे ड्रॉ करने के लिए बोला, मैंने ड्रॉ किया। फिर उन्होंने मुझसे बोला मैम चारों स्पेलिंग्स लिखिए। तो फर्स्ट इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, इसके बाद जो थर्ड वर्ड था ना, प्रेसिपिटेशन, इसका स्पेलिंग में मैंने कुछ गलती की थी आई थिंक। उन्होंने बोला फिर कि मैम ठीक है वहाँ पे ई ही आएगा। तो फिर मैंने देखा स्पेलिंग में एरर है, तो फिर मैंने उसे करेक्ट कर लिया। इसके बाद एक नेक्स्ट मुझसे बोला गया कि मैम आप ना हिंदी में एक स्पेलिंग लिख के दिखाइए, सामंजस्य। तो वो मैंने लिख दी थी क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मेरी हिंदी पे अच्छी कमांड है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आया कि मैम 360 डिग्री का एंगल बना के दिखाइए। तो मैंने चौक से पहले एक बेस वाली लाइन खींची, फिर ऐसे पूरा एक सर्कल ड्रॉ कर दिया 360 डिग्री का। अब उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा ये ठीक है बिल्कुल मैम, आपको लगता है ऐसे ही होता है 360 डिग्री का एंगल? तो मैंने कहा जी सर, हाँ जी ऐसे ही होता है। इतना कॉन्फिडेंटली मैंने नहीं बोला था क्योंकि उस टाइम उनका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा होता है कि हमें लगता है हम सब गलत ही कर रहे हैं। उस टाइम वो हमसे हमारा नाम भी पूछेंगे ना तो भी हमें डाउट ही आएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे मन में चल रहा था कि कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने किया, हालांकि मैंने ऐसा नहीं उनके कहने के बाद उसको रब कर दिया, नहीं ठीक है, मैंने कहा हाँ जी सर ऐसा ही होता है। इसके बाद लास्ट में जाते जाते उन्होंने मुझसे पूछा, इतना होने के बाद मेरा डेमो कंप्लीट हो चुका था, इतना होने के बाद उन्होंने मुझसे लास्ट में पूछा महादेव ऐप, कि क्या मैम आप महादेव ऐप के बारे में जानते हैं? तो मुझे नहीं पता था, और वो ऐप एजुकेशन से रिलेटेड थी भी नहीं, वो ऐप कोई फाइनेंस से रिलेटेड ऐप थी, ठीक है, या मुझे नहीं पता इतना। तो मैंने बोल दिया था कि सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट इट, आई विल चेक डेफिनेटली। तो उन्होंने कहा ये था मेरा टोटल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप जब डेमो देंगे, ब्लैक बोर्ड का यूज़ करेंगे तो उसको रब ज़रूर करना है। ऐसा नहीं करना है जल्दबाजी में आप उसको छोड़ के चले जाएं, क्योंकि नेक्स्ट कैंडिडेट जो आएगा वो खुद अपने लिए ब्लैक बोर्ड रब नहीं करेगा। और सेम जब आप संगठन में ज्वाइन कर लेंगे तो ये बहुत अच्छी हैबिट अपना लेना कि जब भी आप क्लास में पढ़ाएं तो ब्लैक बोर्ड को रब करके ही जाएं, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टीचर को प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या मेरा पूरा इंटरव्यू हिंदी में था? तो ऐसा नहीं है, इंग्लिश में भी था। जब इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने कोशिश की कि मैं इंग्लिश में आंसर करूं, और हिंदी में पूछा गया तो हिंदी में। लेकिन वो वाला प्रेशर नहीं था जो हम वीडियोस में देखते हैं कि पूरा ही इंग्लिश में बोलना है, क्या बिल्कुल भी हिंदी नहीं बोलना, ऐसा नहीं था। बाइलिंगुअल था, और वो हमें डराने की कोशिश नहीं कर रहे थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुझ बहुत अच्छे से पोलाइटली, जब मैं डेमो भी दे रही थी तो मैं उनसे जवाब पूछ रही थी तो वो जवाब दे रहे थे बच्चों की तरह। इसका मतलब वो डराना तो नहीं चाहते।
लेकिन एक चीज़ और ये रहती है, पूरे इंटरव्यू में हमें ऐसा लगता है कि वो हमारी बात से कन्विंस नहीं हो रहे, हम गलत जा रहे हैं, हम गलत जवाब दे रहे हैं। क्योंकि इंटरव्यू होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा इंटरव्यू बहुत गंदा गया है। मैंने अपने घर पे यही बोला, जबकि मैं सारे क्वेश्चन के जवाब देकर आई थी, लास्ट वाले को छोड़कर, और एक स्पेलिंग एरर हुआ था। पर फिर भी मैंने ऐसा मान लिया कि मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, क्योंकि उनका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा था कि जैसे वो कन्विंस नहीं हो रहे। तो इससे आपको ये सीख लेना है कि आपको ऐसा नहीं सोचना है उनका फेस देखकर या उनका एक्सप्रेशन देखकर, या वो हाँ हाँ या गुड नहीं बोल रहे तो कि मैं गलत बोल रहा हूँ या गंदा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको अपना 100% देना है, जैसे आप हैं वैसा आपको प्रेजेंट करना है। आपको बच्चे को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें करनी है, अपना अपना कंफर्ट नहीं, स्टूडेंट का कंफर्ट, ठीक है। और जहाँ पे आपकी गलती हो उसको मान लेना है आपको। अगर आपकी गलती है और अगर आप फिर भी जिद पे अड़े रहेंगे तो आपके लिए वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये था पूरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। अब आपको कोई इससे रिलेटेड डाउट है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी, और इसके अलावा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी ज़रूर बताना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।